एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम के रीजनिंग सिलेबस को। ठीक है, जो कि आप सभी को पता है एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आता है आपका वो कितने मार्क्स का आता है, टोटल 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इस 10 मार्क्स में आपका क्या अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी होगा ताकि आप जो है 10 के 10 ला पाएँ। 10 में से 9 की भी नहीं बात हो रही है यहाँ पे, 10 में से 10 लाना है आपको। क्या आपको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, मतलब जो कि पिछले लास्ट ईयर से क्या है रिपीटेडली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक को पहले अपन को करना है, ये तो जाहिर सी बात है। और फिर कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे इक्का दुक्का क्वेश्चन दिखता है, तो उनको क्या करना है उसके बाद करना है। तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद बात करेंगे कि इन टॉपिक्स को हम लोग प्रिपेयर करेंगे कहाँ से, जो कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने एक ओवर आउट बना रखा है। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट डिटेल में मैं डिस्कस कर देती हूँ आप लोगों को वन बाय वन। ठीक है, देखिए यदि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रायोरिटी 1 की, यानी कि वो टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं पहले जो क्या करना है आपको सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार उस टॉपिक्स को देखेंगे और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि उन टॉपिक्स को जिनको हमको जब ये अच्छे से हो जाए, इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट सब चीज़ क्लियर हो जाए तो फिर उसको पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यदि बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है आपका, वो क्या आता है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग जो क्या है, जान है। बिल्कुल जो कोडिंग डिकोडिंग है ना, ये आप मान के चलो कि जान है रीजनिंग का। इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। और इस बात की गारंटी है जो 10 मार्क्स का आएगा ना आपका रीजनिंग, इस 10 में से आपके एक ही नहीं, कई बार पता है क्या होता है कि 10 में से एग्जामिनर को ध्यान नहीं होता या फिर मान लो वो चेक नहीं करते प्रॉपर, वो 2-2 3-3 क्वेश्चंस दे देते हैं एक ही टॉपिक से। लास्ट टाइम भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आप देखना 2-2 क्वेश्चंस आए हुए, कोडिंग डिकोडिंग से 2-2 आए हुए। तो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक तो एक, इसके अलावा 2 भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिसको हमें नहीं छोड़ना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, कूट लेखन हिंदी में कहते हैं इसको, जिसमें आपको जैसे दे रखा है, एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे मान लो दे रखा है कि आपके पास कोई कोड दे रखा है, ठीक है, ABCD, और इसका वैल्यू यदि 15 है तो मान लो वो मैंगो का कोड पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि इसका कोड क्या होगा, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। और ये सबसे पहले आपको सबसे पहले करना है, 1 से 2-2 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं इससे। इसके बाद बात करते हैं आपको क्या करना है। तो इसके बाद यदि बात करोगे तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी कि दिशा और दूरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया इससे आपको एक भी या फिर 2 भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब दिशा और दूरी में क्या है कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए ना, कई बार क्या होता है बहुत ही ईजी पूछता है, जैसे कि, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट पर, ये ना PRT TGT और PGT तीनों के लिए ही कॉमन है। आप ये मत सोचना कि किसी के लिए अलग आता है, टॉपिक हमेशा सेम है और वही टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अलग हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट टॉपिक जो है ये सब सेम है। तो तीनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों लेवल के पेपर के लिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में की बात करें तो कई बार वो बहुत ही इजी सा पूछता है आपसे, ठीक है, कि पहले आप दाएं जा रहे हैं, फिर आप बाएं मुड़ गए, फिर से आप दाएं मुड़ गए, तो बताइए कि अभी आप किस डायरेक्शन में। तो कई बार PRT में तो इतना इजी लेवल से आ जाता है, बट अगर आप PGT की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कई बार वो इस तरीके से पूछ लेगा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आप दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर चल लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप 90 डिग्री से क्लॉकवाइज मुड़ लिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ लिए, या फिर इस डायरेक्शन में जाके आप क्या हुए, बाएं मुड़ गए। और अब बताइए आप जो स्टार्टिंग का जो पोजीशन है ना, यहाँ से आप कितने दूरी पे हैं। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये आपको करना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड क्या है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो है आपका वो क्या है, ब्लड रिलेशन। गाइस ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ना सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बहुत इजी वाले फॉर्म, जो कि क्या है, इंगित करते हुए ना, किसी को पॉइंट करते हुए। मान लीजिए कि ये इस व्यक्ति को पॉइंट करते हुए कोई बताता है कि ये मेरी माता का इकलौता पुत्र है, या फिर ये जो औरत है, जो चित्र में जो आपको औरत दिखाई दे रही है,
वो क्या है, इसके पापा की इकलौती पत्नी की पुत्री है। मतलब इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ब्लड रिलेशन में आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इसके सीक्वेंस में, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में ही बता रही हूँ आपको, इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, स्ट्रेटजी फॉलो करना है, इन टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, इसके बाद ब्लड रिलेशन के बाद बात करें तो फिर आता है सीरीज। और देख लीजिए सीरीज में क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड होती है। सीरीज कहने में सिर्फ सीरीज वर्ड है, बट इसके अंदर आपको क्या क्या कवर करना है वो देखो। सबसे पहले तो आपको नंबर सीरीज कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद अल्फाबेटिकल सीरीज करना है। उसके बाद जो कोडिंग जैसे ABCD जो आता है ना उस फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा। सीरीज की बात कर ले तो इसमें मिसिंग नंबर का भी एक सीरीज होता है। ठीक है, मान लो कि आपको जैसे दे रखा है 2 है, 4 है, 6 है, यहाँ क्या होगा 10 है। ठीक है, ये भी एक तरह से सीरीज में आ गई, मिसिंग नंबर सीरीज है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिख सकता है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी दिख सकता है। लाइक कि ये क्या बोलेगा आपसे, जैसे मान लो कि ABC है यहाँ पे, फिर आपका आ रहा है DEG, फिर यहाँ पे मिसिंग है, इसके बाद WXY है, तो आप बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो ये भी जो सीरीज है इस तरीके से नंबर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है और अल्फाबेटिकल सीरीज भी है। और एक जो आता है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, वो क्या है आपका अल्फा न्यूमेरिक। देखो अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, आपका मान लो A है, 2 है और D है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, B है, C है, इस तरीके से, और फिर यहाँ पे 4 है, बीच में 4 आएगा, फिर C है। तो मतलब अल्फा न्यूमेरिक में मिक्स होगा। ठीक है, नंबर है और अल्फाबेटिकल है। जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सीरीज में तीनों चीज़ें ही पढ़नी है, अल्फाबेटिकल, नंबर और अल्फा न्यूमेरिक, तीनों चीज़ों से ही रिलेटेड सीरीज पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद यदि बात करते हैं तो देखो रैंकिंग, इसके बाद क्या कर रखा है, रैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इससे तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अब रैंकिंग में बहुत सारे रैंकिंग होते हैं। एक तो कई बार क्या होता है, बहुत इजी तरीके से पूछ देगा कि मान लो बाएं से 4 व्यक्ति बैठा है, दाएं से 6 व्यक्ति बैठा है, तो उस टोटल रो में कितने लोग बैठे हैं ना, उस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, ऐसा भी पूछ सकता है। या फिर रैंकिंग में दूसरा जो है वो आयु से रिलेटेड भी पूछ सकता है। मान लो जैसे राम सोहन से बड़ा है, सोहन सीता से बड़ा है, सीता मोहन से बड़ा है, तो फिर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वो रैंकिंग में। फिर ये कई बार वर्टिकल फॉर्म में भी देता है कि ऊपर से वो इतने रैंक पे है, नीचे से वो इतने पे है, तो आप बता दो कि उस पूरे टोटल कितना है। मतलब इस तरीके से रैंकिंग से, आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको रैंकिंग में दिखेंगे। ठीक है, तो रैंकिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके बाद यदि बात करोगे आप तो देखो मिसिंग नंबर, जो कि मैंने पहले यहीं पे बता दिया है, सीरीज में मिसिंग नंबर का। और जो मिसिंग नंबर सीरीज है ना, देखो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर, मिसिंग नंबर में क्या होता है, कई बार ना ये बॉक्स के फॉर्म में दे देगा आपको नंबर। ठीक है, कई बार क्या होगा, ये इस तरीके से दे देगा कि मान लो 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लो यहाँ पे 8 है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कई बार इस फॉर्म में होगा, कई बार ये इमेजेस को चेंज करता रहता है। बट कई बार क्या होता है, ये आपको इस फॉर्म में ना देके, कई बार ये इस फॉर्म में ना देके एग्जामिनर जब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है तो क्या करेगा, कई बार वो आपको इस फॉर्म में ना देखे। जैसे कि लास्ट ईयर का ही मैं आपको एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ। लास्ट ईयर उसने क्या पूछ दिया था आपसे, देखो बहुत ही इजी सा, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी था वो, एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ ताकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप क्या हो अटेम्प्ट कर पाए। मान लो एक बार मैं क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। जैसे ना किस तरीके से था, उसने पूछ लिया कि 264 को यदि डिवाइड दे रहे हैं 2 से तो क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। यदि 870 को आप डिवाइड दे रहे हो 3 से तो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो फिर उसने क्या पूछा हुआ है कि 735 में यदि आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से मान लो, तो आपका क्या आएगा। तो ये भी एक मिसिंग नंबर का ही पार्ट है। आपको सिर्फ वो बॉक्स वाला क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस करना है, ये भी करना है, क्योंकि लास्ट टाइम ही ये आया हुआ। और ये सुपर टेट में, एस्टेट में तो आई डोंट थिंक ये पिछली बार मतलब कभी भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर, बट सुपर टेट में ये आया हुआ है। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके से, और लास्ट टाइम एस्टेट में आया हुआ था ये। तो अब इसको कैसे करोगे, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे 2 6 4 है। ठीक है, तो अब क्या करो, 2 से डिवाइड देने के लिए कह रहा है ना, तो आप क्या करो, 264 को डिवाइड दे दो 2 से। ठीक है, 2 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 4। अब देखो आप जब डिवाइड दे रहे हो तो 1 3 2 आ रहा है, क्या आप ऐसा करोगे जो आपको क्या आंसर में आ जाए, 6 आ जाए, ऐसा करना है। तो देखो आप जब इनको ऐड कर दोगे ना तो आपको ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट अपन यहाँ भी लगा लेंगे। क्या पता आपको ये स्क्रीन पे दिख नहीं रहा हो, 1 मिनट में यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ। ये है आपका 5 = 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 7 मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप 7 5 इन सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहले आप सारे डिजिट को लिख लो, 5 5 25, 2 5 3 15, 16 17 7 कैरी 1 36 इतना आ गया। अब फिर क्या करोगे आप, इन सारे लेटर्स को मतलब सारे डिजिट को ऐड कर दो और यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर में एक पैटर्न ये भी है जो आपको करना है, ध्यान से करना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम आया हुआ है, उससे पहले ये नहीं आया हुआ था। हर बार क्या करता है स्टेट अपने पेपर के लेवल को थोड़ा बहुत बढ़ाता रहता है, एक्सपेरिमेंट करता रहता है, इसलिए हमें भी क्या करना है, रेडी रहना है उस एक्सपेरिमेंट के लिए। बाकी इक्का दुक्का ही थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, बाकी सब आप जो नॉर्मल पैटर्न है उस पर ही आते हैं, ठीक है। अब हमने कर लिया, मिसिंग नंबर भी हो गया। देन एनालॉगी आता है। जो एनालॉगी है ना गाइस, इस एनालॉगी के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मान लो आपका एनालॉगी के अंदर क्या होता है, जैसे वो रिलेशन वाले पूछेगा, है ना। मान लो कि जैसे दही बनता है दूध से, ठीक है, दही बनता है किससे, दूध से, तो जूता किससे बनता है, तो भाई जूता किससे बनता है, लेदर से बनता है ना। तो इस तरीके जो रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, रेशियो वाले, वो आपको इसमें रेशियो प्रोपोर्शन वाले जो क्वेश्चंस है वो दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो रिलेशन होता है, मान लो ए का रिलेशन डी से जो भी है ना, वो आपका यहाँ पे मिसिंग है, मान लो या ई है तो ई का क्या, इससे क्या रिलेशन है, इस तरीके से आएगा एनालॉगी में। अब एनालॉगी में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जरूरी ये रिलेशन किस किस फॉर्म में दे सकता है। तो मान लो इसने क्या किया, 3 सिटी का नेम दे दिया है आपको और एक कैपिटल का नेम दे दिया, ठीक है। मान लो 3 इसने सिटी के दे दिए और एक कैपिटल दे दिया वहां पे, तो जो कैपिटल है वो क्या हो गया, ऑड हो गया, सॉरी ये तो ऑड वन आउट का हो गया। मान लो ये एनालॉगी में ये आपको रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछेगा, इसके बाद ही जस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिलता जुलता है। देखो एनालॉगी और जो ऑड वन आउट है ना, ये ऑड वन आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन दोनों से ना आपको क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम को आप दे लो, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली दिखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल टॉपिक होता है। सिर्फ उस टाइम आपका आईक्यू काम करना चाहिए, है ना। उस टाइम आपका आईक्यू मतलब कितना जल्दी आप सोच पाते हो, चीज़ों को रिलेट कर पाते हो, तभी ये बन पाता है। ऑड वन आउट में क्या होता है कि मान लीजिए वही जो मैं बता रही थी अभी कि 3 सिटी का नेम है, वहाँ पे एक कैपिटल है, तो वो अलग हो गया, है ना। मान लो 3 क्या किया है उसने, बर्ड्स का नेम दिया और एक क्या किया है उसने, वाटर एनिमल का नेम दे दिया है, तो उसको फाइंड आउट करना होता है। ये तो मैंने जानवर का बताया। इसी तरीके से वो नंबर के फॉर्म में भी दे सकता है। यहाँ पे नंबर के फॉर्म में कैसे दे देगा, मान लो एनालॉगी की यदि बात करें तो मान लो 2:4 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे क्या ऐसा होगा जिसका यहाँ पे 8 होगा। तो देखो 2 और 4 के बीच क्या रिलेशन है, 1/2 का रेशियो है ना, यहाँ पे 1/2 का रेशियो है। तो यहाँ पे क्या ऐसा करेंगे कि 1/2 का रेशियो है, तो सिंपल है 4:8 होगा। तो एनालॉगी में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नंबर एनालॉगी आप बोल लो। और फिर ऑड वन आउट की यदि बात करें, वहां पे भी ये आपसे नंबर पूछ सकता है। कैसे, तो मान लो उसने कहा कि 5 है, 10 है, 15 है और फिर यहाँ पे उसके पास आ जा रहा है 2, तो इसमें ऑड कौन है। तो देखो 5 का मल्टीपल है ये तीनों और ये क्या है, 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हो गया ऑड वन आउट। यानी कि जो विषम है, मतलब उन चारों में से मिलता जुलता जो नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइज ये वो टॉपिक्स थे, ये वाले जो फर्स्ट है प्रायोरिटी 1, दीज आर द टॉपिक्स जो आपको 10 में से मतलब ऑलमोस्ट 6 से 7 तक आप रख लो, या फिर 6 to 7 मार्क्स तो इजीली दिला देगा। कई बार हमारा लक अच्छा हुआ तो क्या होगा 8 to 9 भी आ जाएंगे यहीं से। ये प्रायोरिटी 1 पे आपको करने हैं, छोड़ना एक भी टॉपिक नहीं है, मैंने नहीं कहा कि आपको छोड़ना है, बट ये प्रायोरिटी 1 पे है। यहाँ से मोर स्कोरिंग मार्क्स होंगे, मतलब स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। अब जब इस पे हमारा कमांड हो जाएगा, इसके बाद हम लोग किधर चलेंगे, प्रायोरिटी नंबर 2 पे। यानी कि इसको तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, पढ़ लिया। अभी जब आप पता है क्या होता है, पढ़ने टाइम यदि आप जब क्वेश्चंस को खुद ब खुद सॉल्व करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट जगता है उस सब्जेक्ट में, और फिर दिल करता है यार इसके तो ये भी टॉपिक रह गए, ये भी कर लेते हैं, ये भी टॉपिक रह गए, इसे भी कर लेते हैं। तो वो इंटरेस्ट जो आपको कहाँ से जगाना है, इन टॉपिक से पढ़ते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको स्विच करना है प्रायोरिटी नंबर 2 पे। मैं बिल्कुल रामबाण तरीका, पता है इस तरीके से यदि आप पढ़ के देखो आपको 10 आउट ऑफ 10 ना आए, तो फिर ये मेरी गारंटी है कि आपको 10 आउट ऑफ 10 आना ही आना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। पढ़ेंगे कहाँ से वो भी मैं बस बताऊंगी, पहले एक बार टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब जब प्रायोरिटी नंबर 2 की बात करते हैं तो पहला आता है आपका वेन डायग्राम। देखो जब वेन डायग्राम की यदि बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यदि वेन डायग्राम की बात करते हैं तो जैसे मान लो वो इस तरीके से पूछता है ना, जैसे कुछ आम है कुछ सेब है, तो बताओ इसमें कितने कॉमन है, या फिर डायग्राम भी दे देगा कई बार आपको और पूछेगा इसमें से कि कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेन डायग्राम इस तरीके से है, ठीक है, आपको पढ़ना होगा। फिर है क्यूब एंड डाइस। गाइस क्यूब एंड डाइस जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट ही कह सकते हो आप, आपको क्वेश्चन दिख सकता है इसे और कई बार आते भी हैं। तो आपको क्यूब एंड डाइस भी करना बहुत इजी होता है। क्यूब एंड डाइस, क्यूब के तो बहुत इजी होते हैं, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब और विदाउट पेन सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपको क्या करना है, क्यूब एंड डाइस भी करना है, बहुत ईजी होता है, ठीक है।
फिर आता है सिलॉज, कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट ईयर मैंने पेपर में देखा ही नहीं था पीआरटी टीजीटी में। तो सिलॉज भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट एक बार यदि आप समझ गए ना इसके कॉन्सेप्ट को सिर्फ, तो फिर कहीं कोई सिलॉज का क्वेश्चन नहीं। सिलॉज मतलब जो आपके पास स्टेटमेंट दिया होता है, जम्पशंस दिया होता है ना, लाइक मान लो कि सारे ही सेब ये हैं, ठीक है, सारे ही सेब बुक हैं, सारे ही बुक पेन है, तो आपको बताना है कि कौन ये कंक्लूजन जो निकालना होता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो वो जो सिलॉज वाले क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो क्या होता है सिटिंग अरेंजमेंट। गाइस सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत इजी होता है, तो और इजी लेवल पे आता भी बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना एक बार सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद बात करते हैं कैलेंडर, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस दिखते हैं और इजी, बहुत इजी कैलेंडर, बहुत हाई लेवल पे नहीं, इजी स्टार्टिंग में जो डे वगैरह निकालना होता है और डे इवेंट डे ये सब ये आपको देखना है, ठीक है। क्लॉक क्या है, देखो कैलेंडर के साथ मैं यहाँ पे क्लॉक लिख सकती थी, बट मैंने मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि क्लॉक जो है ना वो रेयरली आते हैं, एस्टेट में क्लॉक रेयरली देखा गया है, बट यदि आपके पास टाइम हो तो क्लॉक में क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप बेसिक देख सकते हो, यदि आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बेसिक देख सकते हो, बट रेयरली आता है क्लॉक से। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज सबसे इजी टॉपिक रीजनिंग का, देखते ही मतलब 5-15 मिनट की क्लास अगर ले लोगे ना आप मिरर एंड वाटर इमेज का, तो क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हो मिरर और वाटर इमेज से हाई मतलब हार्ड टू हार्ड लेवल आप निकाल लोगे, तो इसको क्यों ही छोड़े, फिर 15 मिनट का टॉपिक है तो कर लेना है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और फिर फिगर काउंटिंग, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तो ये जो टॉपिक्स थे ये कुल मिलाकर रीजनिंग के वो टॉपिक्स हैं जो आपको 10 आउट ऑफ 10 दिला सकते हैं। अब इसमें मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की, चलिए मैं भी वो एक बार डिस्कस कर देती हूँ, बता देती हूँ आप लोगों को। देखो आप लोग हमारे ही चैनल पे, इसी चैनल पे आपको प्रिपेयर करवा दूंगी मैं, बट आप लोग ये बता दो आपको कैसा करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है या फिर आप लोगों के कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू यानी कि जो पिछले साल पेपर्स में आ चुके हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे। बेटर सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि पहले क्या करो आप कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे कोडिंग डिकोडिंग है तो भाई इससे कितने पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, पहले अपन को क्या करना है वो पढ़ना है, और जब वो पढ़ लेंगे उसके बाद अपन क्या करेंगे लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है मान लो 5 साल के 7 साल के, उसमें जितनी बार आए हुए हैं ना ये, उसको क्या करेंगे अपन वो प्रैक्टिस कर लेंगे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। एक तरीका ये भी है पढ़ने का कि ये बेस्ट तरीका है, और इसके अलावा यदि आपको कॉन्सेप्ट पैटर्न आता है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, तो आप क्या करें फिर हम लोग क्या करेंगे सीरीज मतलब क्वेश्चंस हर रोज रीजनिंग के हर एक टॉपिक से मिक्स 10-15 क्वेश्चंस हर रोज प्रैक्टिस कर लेंगे, आधा 1 घंटा काफ़ी है, सफिशिएंट है 10 मार्क के लिए, ठीक है। तो इसी चैनल पे आप लोग रोज आ जाना, या तो मैं लाइव क्लास कर दूंगी या फिर एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगी रीजनिंग का, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आई होप ये क्लास ये हेल्पफुल हो आप सभी के लिए, ये टॉपिक्स हेल्प करे आप लोगों को 10 में से 10 लाने में। ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फिर आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड कर लिया कीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे या फिर प्रिपरेशन करवाया जाता है तो आप लोग जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।